Hi, everybody. Today we are going to discuss about the epistaxis. Epistaxis यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज या नोज ब्लीडिंग भी इसको कहते हैं और आम जबान में इसको नक्सीर कहा जाता है। नाक से खून का जारी होना या नाक से खून का निकलना जो है आपका एपिस्टेक्सिस कहलाता है। देखिए, सवाल आता है कि वो कौन सी साइट्स हैं जहां से ब्लीडिंग आता है, यानी कि ब्लड जो है जहां से निकल रहा है। तो ब्लीडिंग एरियाज या साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। इसमें नंबर 1 पर आता है आपका लिटिल्स एरिया। देखिए, लिटिल्स एरिया जो है ये वाला जो नाक का जस्ट आगे का बिल्कुल पार्ट, यहां पर नेजल कैविटी के अंदर, यानी कि इस नाक की कैविटी के अंदर जैसे आप एंटर करेंगे यहां पर, तो ये यहां पर जो है नेजल सेप्टम, नाक का जो पर्दा होता है उसका बिल्कुल एंटीरियर पार्ट, दोनों साइड में इधर भी और इधर भी। तो ये एरिया क्या कहलाता है आपका? लिटिल्स एरिया कहलाता है। और यहां पर जो है आपका ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, प्लेक्सस होता है, यानी कि खून की नलियों का एक जाल सा बना हुआ होता है। वो 5 आर्टरीज होती है, यानी कि 5 ब्लड वेसल्स होती हैं जो जिनमें से ब्लड जो है वो बाहर आता है, यानी कि उस एरिया को हम लिटिल्स एरिया कहते हैं। और वो 5 आर्टरीज कौन कौन सी हैं? वो 5 आर्टरीज एनास्टोमोज हो रही है, आपस में एक दूसरे से आके मिलती हैं, तो उनको हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरीज। उन्हीं ब्लड वेसल्स के रप्चर होने पर आपका जो ब्लड बाहर आता है लिटिल्स एरिया से, यानी कि मोस्टली 90% केसेस में देखने में आता है कि आपका लिटिल्स एरिया से जो है ब्लड डिस्चार्ज होता है। फिर नंबर 2 पर अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट्स, यानी कि नाक के बीच में का जो एरिया है वहां पर जो टर्बिनेट्स होते हैं उनसे ऊपर की तरफ से ब्लड आ सकता है और वहां पर एथमॉइडल आर्टरी होती है, उसके रप्चर होने पर ब्लड आ सकता है। बिलो द नंबर 3, बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट्स, यानी कि जो टर्बिनेट होता है मिडिल टर्बिनेट, उसके नीचे की तरफ से या उसके ऊपर की तरफ से, दोनों जगह से आपका ब्लड जो है वो आपका डिस्चार्ज हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर आपका टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट के ऊपर से ब्लड आ रहा है तो वो आपका एथमॉइडल आर्टरी की वजह से आएगा, और अगर नीचे से आ रहा है तो वो आपका स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी के रप्चर होने की वजह से आता है। नेक्स्ट नंबर 4, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के पिछले हिस्से से ब्लड जो है वो आपका ऊज होता है। या डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब नेक्स्ट आपका डिफ्यूज, डिफ्यूज होता है यानी कि नाक के मीडियल वाल से भी और लेटरल वाल से भी, दोनों जगह से ब्लड जो है वो आपका डिस्चार्ज होता है, तो उसको हम डिफ्यूज का नाम देते हैं। और आपका नेजोफेरिंक्स पार्ट से, नाक का जो अंदर वाला पार्ट है जो नेजोफेरिंक्स कहलाता है, तो वहां से भी ब्लड जो है आपका निकल सकता है, वो पोस्टीरियर ब्लीडिंग कहलाएगी। जो आगे की तरफ ब्लड आएगा वो एंटीरियर ब्लीडिंग कहलाएगी, और जो पीछे की तरफ हलक की तरफ यानी कि फेरिंक्स की तरफ जाएगा वापस पीछे की तरफ से या नेजोफेरिंक्स पार्ट से जो ब्लीडिंग होगी उसको हम पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग कहेंगे। यानी कि आगे से हो रहा है तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पीछे हो रहा है तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, नाक के आगे से और नाक के पीछे से। इसके कॉजेज क्या वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से ब्लड आ सकता है? देखिए, इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। नंबर 1, लोकल कॉज ऑफ द नोज, नंबर 2, जनरल कॉजेज, और नंबर 3, इडियोपैथिक कॉजेज। तो नंबर 1 पर आता है आपका लोकल कॉजेज ऑफ द नोज, यानी कि नाक के पास के, यानी कि नाक से जो ब्लड आ रहा है वो किन की वजह से आ सकता है। नेजल कॉजेज कौन से हैं? तो उसमें नंबर 1 पर आता है आपका ट्रॉमा, यानी कि जैसे आप नाखून आपके बढ़े हुए हैं और आप नाक के अंदर ऐसे खारिश करते हैं, खुजाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि वहां पर की जो वाल है उस, क्योंकि यहां पर बहुत सुपरफिशियली होती है आर्टरीज, तो हल्का सा प्रेशर यानी कि नाखून वगैरह अगर उस पर लग जाता है तो फिंगर नेल ट्रॉमा, फिंगर नेल ट्रॉमा की वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो आपका स्किन और वहां की यानी कि जो म्यूकस कोट है और जो उसके नीचे ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगी और वहां से ब्लीडिंग आने लगेगी। तो फिंगर नेल ट्रॉमा। दूसरा, इंजरी ऑफ द नोज, नाक पर कोई ब्लो लग जाए, चोट वगैरह लग जाए तो उसकी वजह से भी वो ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है।
इंटरनेजल सर्जरी, इंटरनेजल सर्जरी यानी कि नाक की हम सर्जरी कर रहे हैं तो वहां से ब्लड वेसल्स जो है वो आपका कट जाती हैं तो उससे भी ब्लीडिंग आती रहती है। या फेशियल फ्रैक्चर्स, चेहरे पर यानी कि चेहरे की जो बोन्स वगैरह है, मैक्सिला है, ये बोन्स जो है अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका इफेक्ट यहां पर भी पड़ता है, तो उसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसके नेजल कॉज हुए यानी कि ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा की वजह से यहां पर जो है इस तरह से ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2, इन्फेक्शंस। देखिए ये आपके चल रहे हैं लोकल कॉजेज ऑफ द नोज, लोकल कॉजेज ऑफ द नोज, उसमें नंबर 1 ट्रॉमा। अब नंबर बी पर आता है आपका इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शंस में आपका आता है वायरल राइनाइटिस, नेजल डिप्थीरिया या एक्यूट साइनसाइटिस, ये आपका एक्यूट इन्फेक्शंस। क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन में आपका एट्रोफिक राइनाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस या सेप्टल परफोरेशंस, ये आपके क्रोनिक कॉजेज में आते हैं। उसके बाद नंबर सी पर आता है फॉरेन बॉडीज, यानी कि नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडीज चली जाए और वो वहां पर फंस जाए या वहां पर डैमेज कर दे, तो वो फॉरेन बॉडीज यानी कि जो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, तो वो फॉरेन बॉडीज जो है वो कॉज बन सकती हैं, आपका लोकल कॉज बन सकती है नाक में से ब्लीडिंग का। उसके बाद आते हैं नियोप्लाज्म ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसिस। नंबर डी पर लोकल कॉज चल रहे हैं, लोकल कॉज चल रहे हैं इसके, तो उसमें आता है नियोप्लाज्म ऑफ नोज या पैरानेजल साइनसिस। देखिए ये क्या है, नियोप्लाज्म किसको कहते हैं? नियोप्लाज्म कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, जिसे आम जबान में कहते हैं कि नाक का गोश्त बढ़ गया है, नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, तो वो क्या है? वो नियोप्लाज्म है। यानी कि वहां के लोकल टिश्यूज जो है वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाते हैं और उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है ब्लड कैपिलरीज पर, वो रप्चर होकर वहां से ब्लीडिंग जो है वो आपका हो सकता है। जैसे आपका हेमेंजियोमा, पैपिलोमा, कार्सिनोमा या सार्कोमा, तो ये आपका नियोप्लाज्म जो है ऑफ द नोज जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें एटमॉस्फेरिक चेंज, मौसम के अंदर तब्दीली, यानी कि एटमॉस्फेरिक चेंज लाइक हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से एट हाई यानी कि तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने पर क्या होगा कि वहां की ब्लड वेसल्स जो आपका रप्चर हो जाती हैं। इसलिए जो माउंटेनर होते हैं, ऊंचाई पर पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं, उनको नोज ब्लीडिंग और ईयर ब्लीडिंग कॉमन बात होती है। नेक्स्ट आता है डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड यानी कि जो नेजल सेप्टम है वो सेंट्रल ना होकर थोड़ा खिसक जाए, चाहे राइट को या लेफ्ट को, तो यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? डेविएटेड नेजल सेप्टम। वो भी एक वजह बन सकती है आपका नोज ब्लीडिंग की। तो ये थे आपके लोकल कॉजेज ऑफ द नोज। उसके बाद आता है आपका लोकल कॉजेज ऑफ नेजोफेरिंक्स। लोकल कॉजेज ऑफ नेजोफेरिंक्स यानी कि जो नाक का पार्ट जो है फेरिंक्स से कनेक्ट हो रहा है, वहां के जो लोकल कॉजेज हैं, जैसे आपका एडिनोइडाइटिस, एडिनोइडाइटिस या जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, यानी कि वेस्कुलर लीजन्स ऑफ बेस ऑफ द स्कल वहां पर फॉर्म हो जाएंगे। इस कंडीशन में भी वहां से पोस्टीरियर ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2 पर आता है जनरल कॉजेज। जनरल कॉजेज में देखिए आपका नंबर ए पर आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की कोई डिजीज हो जाए तो उस कंडीशन में, कोई परेशानी हो जाए तो उस कंडीशन में आपका ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा राइज हो जाना, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाएंगी और वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या मिट्रल स्टेनोसिस, ये कार्डियोवेस्कुलर से रिलेटेड डिजीज हैं जिनमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ब्लड एंड ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्लड का या ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर होने पर ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, यानी कि ब्लड कोगुलेट ना हो पाए, कट लगा, छोड़ा चोट लगी तो ब्लड जो है वो बहने लगेगा, लेकिन हीमोफीलिया बीमारी अगर है तो उसमें खून यानी कि ब्लड जो है वो आपका कोगुलेट नहीं होगा।
एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ल्यूकीमिया की कंडीशन में ऐसा हो सकता है, स्कर्वी की कंडीशन में ऐसा हो सकता है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी की कमी की वजह से जो परेशानी होती है उसको हम स्कर्वी कहते हैं। हालांकि वो आपका गम्स की परेशानी है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आपका नोज पर भी पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी, स्कर्वी जैसी कंडीशन में भी आपका नोज ब्लीडिंग हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से और वेस्कुलर परप्यूरा की वजह से, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो आपका, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो लीक होने लगती हैं, यानी कि स्किन के नीचे या जॉइंट्स के नीचे या इंटेस्टाइन में वो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीक हो जाती है और वहां पर जो है वो ब्लड के निशान पड़ जाते हैं, रैशेज बन जाते हैं उस जगह पे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वेस्कुलर आपका परप्यूरा का नाम देते हैं। उसके बाद कुछ लीवर डिजीज में, जैसे आपका लीवर सिरोसिस, उस कंडीशन में भी आपका ब्लीडिंग हो सकती है। किडनी डिजीज भी कुछ ऐसी होती है जैसे क्रोनिक नेफ्राइटिस, उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। एक्यूट जनरल इन्फेक्शंस जैसे आपका इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, वूपिंग कफ है और आपका रूमेटिक फीवर है, मलेरिया है, न्यूमोनिया है या डेंगू फीवर है, इन कंडीशंस में भी आपका नोज ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 3 पर आता है आपका एपिस्टेक्सिस में इडियोपैथिक कॉजेज। यानी कि कुछ ऐसे बीमारियां या ऐसी कंडीशंस जिनकी कोई वजह मालूम नहीं होती, जिनका कॉज मालूम नहीं होता है, तो उस वजह से भी आपका ब्लीडिंग हो सकती है, जिनका कोई कॉज ही मालूम ना हो। अब आता है इसका साइंस एंड सिम्टम्स। देखिए, साइंस एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल फीचर, इसमें सबसे पहला तो आपका जनरली ब्लीड फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल्स, यानी कि ब्लड जो निकल रहा है, ब्लड जो डिस्चार्ज हो रहा है वो एक नॉस्ट्रिल से, नाक के एक नथुने से, एक नॉस्ट्रिल से डिस्चार्ज होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि ब्लड निकल जाता है तो जो पुरानी बीमारियां, हेडेक वगैरह इसको रहा हो, कंजेशन वगैरह रहा हो, वो भी ठीक हो जाती है। दूसरा, हेमरेज अगर हो रहा है, हेमरेज एंटीरियरली भी हो सकता है, पोस्टीरियरली भी हो सकता है, यानी कि आगे की तरफ से ब्लड जो है वो कंटिन्यू गिर सकता है और पीछे हलक में भी पोस्टीरियर ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो वहां पर हेमरेज हो सकता है। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट में यानी कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है तो आप क्या क्या तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल थ्योरी होती है कि ट्रीट द कॉज, यानी कि वजह का इलाज करिए। ट्रीट द कॉज, जिस वजह से ये एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नक्सीर हो रही है, उस वजह को दूर करनी है आपको। जैसे अगर इंजरी हुई है तो इंजरी का इलाज करेंगे आप। हाइपरटेंशन अगर हुआ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो आप उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। और अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाकर, बहुत ऊंचाई पर जाकर ऐसा हो रहा है, तो उसको इंसान को नीचे उतारेंगे। या और जो भी कॉजेज है, जो भी बीमारी, जिस बीमारी की वजह से ये हालत बनी है या नक्सीर छूटी है या एपिस्टेक्सिस हुआ है, तो उस कॉज का आपको इलाज करना है। इसके साथ साथ आपका कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट कराइए और उसको थोड़ी मात्रा में सेडेटिव्स भी दे सकते हैं, यानी कि नींद लाने वाली दवाइयां उसको दे सकते हैं। लोकल प्रेशर, उस हिस्से को कुछ देर के लिए दबा लीजिएगा। लोकल प्रेशर थोड़ी देर के लिए दबाइएगा और उसको थोड़ी देर के लिए दबाइएगा। पेशेंट मुंह से सांस लेता रहे, तो थोड़ी देर दबाएंगे तो अगर लिटिल से एरिया से ब्लड आ रहा है तो वो चेक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। या अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो वहां पर आपको फिर पैकिंग लगाना पड़ेगा। यानी कि ये पैकिंग दो तरह का होता है, यानी कि लोकल पैकिंग जिसको हम कहते हैं या नेजल पैकिंग जिसको कहते हैं, ये दो तरह का होता है। एक एंटीरियर नेजल पैकिंग, एक पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। अगर एंटीरियर साइड से ब्लड आ रहा है तो वो आपका एंटीरियर नेजल पैकिंग आप उसमें करेंगे। तो एंटीरियर नेजल पैकिंग में हम क्या करेंगे, हम एक जो है बैंडेज का टुकड़ा लेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा अंदाजे से ले लेंगे जो नाक के अंदर पूरी तरह से चला जाए। तो उसको फिर उस टुकड़े को पूरी तरह से हम लिक्विड पैराफिन के अंदर भिगो लेंगे। लिक्विड पैराफिन के अंदर भिगोकर उसको नाक के अंदर धीरे 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 पूरी तरह से इंसर्ट कर देंगे, यानी कि नाक जो है पूरी तरह से भर जाए, उसमें कोई गुंजाइश ना रहे बाहर से। तो आपका फ्लोर से लेकर रूफ तक नेजल कैविटी में पूरी तरह से उस गॉज को हम भर देते हैं। जो बैंडेज का गॉज आपने बनाया उसको पूरी तरह से नाक के अंदर हम भर देते हैं, ताकि जो है फिर उसमें कोई स्पेस ना रहे। उसको 24 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं और कभी कभी 2 से 3 दिन भी छोड़ना पड़ सकता है। तो इस पैकिंग को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर नेजल पैकिंग का नाम देते हैं। यानी कि एक बैंडेज का टुकड़ा
जितना बड़ा जो है आपका नेजल कैविटी के अंदर यानी कि गाउज बना के उसको नाक के अंदर इंसर्ट किया जा सके, उसको लिक्विड पैराफिन में डुबोकर अच्छी तरह से लिक्विड पैराफिन में और धीरे धीरे नाक के अंदर इंसर्ट कर देना है ताकि नेजल कैविटी पूरी तरह से फिल हो जाए। फिर उसमें से वो धीरे धीरे जो है वो आपका चेक हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड पैराफिन जो है वहां पर एक लेसदार सब्सटेंस अपीयर करेगी और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, तो वो वहां से ब्लीडिंग जो है आपका चेक हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ आइस और कोल्ड बैग्स टू ब्रीज ऑफ नोज, यानी कि आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसको उस साइड पर जहां पर से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखिएगा, या फिर बर्फ का टुकड़े एक बैग के अंदर, एक थैली के अंदर रखिए और उसको नाक के ऊपर यहां पर ब्रिज ऑफ द नोज पर इस तरह से रख दीजिएगा, तो उससे आपका वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लीडिंग चेक हो जाएगी। या इसके अलावा अगर बर्फ नहीं है तो आप जो है उस पेशेंट को नल के आगे या टोटी के आगे जो है उसके सर को इस तरह से उस पर कंटिन्यू पानी डालिए, ठंडा पानी में, ताजा पानी, ठंडा पानी जो है उसके ऊपर डालिए सर के ऊपर, तो वो बह के यहां तक आएगा, तो वो तब भी ब्लीडिंग जो है आपका चेक हो जाएगी। पेशेंट को विटामिन सी और विटामिन के भी आप दे सकते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, देखिए अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, अगर हेमरेज की कंडीशन आ गई है, तो आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, इनके खून चढ़ाना पड़ सकता है, प्लाज्मा चढ़ाना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ जो है उसको डेक्सट्रोज 5% और सैलाइन IV पेशेंट को आप दे सकते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वहां पर आप पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेल कराइए, यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी भी उस पर अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ देखिए मैं आपको एक सिंपल सा नुस्खा बता रहा हूं और आजमाया हुआ नुस्खा है और रिलीफ मिलता है पेशेंट को। आप क्या करेंगे, एक देसी दवाई या एक यूनानी दवाई आप कह सकते हैं, एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं तुक मलंगा, एक सीड होते हैं, बहुत बारीक बारीक से बीज से होते हैं, तो तुक मलंगा जिसको हम कहते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा जो बर्फ बेचने वाले होते हैं, बर्फ का जो गोला बना के बेचते हैं उस शरबत वगैरह डाल के, तो वो सब्सटेंस वो रखते हैं, वो भिगो के रखते हैं उसमें उस तुक मलंगे को, तो फिर आपका पानी में मिला के उसको शरबत बना के आपको देते हैं। तो इसी तरह का शरबत आपको बनाना है, लेकिन किससे बनाना है, आप 1 चम्मच तुक मलंगा बाजार में मिल जाएगा, किसी भी अत्तार के यहां जो देसी दवाई बेचता है उसके यहां ये मिल जाएगा तुक मलंगा। उसका 1 चम्मच आप शाम को पानी में 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर डाल के उसको ढक के रख दीजिएगा। सुबह के वक्त पानी फेंक दीजिएगा और उस बचे हुए पार्ट को, वो फूल जाता है, वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, तो उसको आप जो है फिर जितना दूध वो पी सकता हो, 1 पाव दूध या 1 गिलास दूध, ठंडा दूध हो, उसमें उसको डाल लीजिएगा और उसमें 2 चम्मच खांड की मिला लीजिएगा, 2 चम्मच खांड की। देखिए खांड किसको कहते हैं, आपने देखा हुआ एक चीनी होती है, एक बूरा होता है जो आप खाते हैं, चीनी और बूरे के दरमियान में एक चीज और होती है जिसको खांड कहते हैं, बाजार में वो भी मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती है, तो वो उसमें डाल के उसको शरबत बना दीजिएगा अच्छी तरह से, और शरबत बना के उसको सुबह को पिलाइए और फिर यही प्रोसेस शाम के टाइम करिए। इस तरह से आप 2-3 बार ये प्रोसेस करेंगे तो ये ब्लीडिंग फ्यूचर के लिए भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कौन सी 90% केसेज में मैंने आपको जो बताया कि 90% केसेज आपका लिटिल्स एरिया से जो ब्लड आता है, उसमें लिटिल्स एरिया से जो ब्लड आ रहा है, तो उसमें ये दवाई जो 100% आराम देती है, और आप जो है आप ट्रीटमेंट करने के बाद उसको 2-4 बार वैसे भी पिला दीजिए इंसान को, तो फ्यूचर में ये बीमारी नहीं होगी। तो आप जो है इसको अमल में ला सकते हैं। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए, 100% आपको रिलीफ मिलेगा, फ्यूचर में भी ऊपर वाला चाहेगा तो नहीं होगी, नक्सीर नहीं छूटेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एपिस्टैक्सिस। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जो है इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स।